हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने उत्तराखंड जिला दर्शन सीरीज स्टार्ट कर दिया है। आप लोगों ने कल का सीरीज भी देखा होगा जो हमारा उत्तरकाशी जनपद से रिलेटेड था। उत्तरकाशी जनपद के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हमने आपके साथ डिस्कस किया। आज हम बात करेंगे टिहरी गढ़वाल जनपद की, और टिहरी गढ़वाल जनपद से जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं वो हम आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे, और अधिक से अधिक जो फैक्ट वाइज क्वेश्चन है वो भी आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ठीक है, आज का सीरीज़ शुरू करते हैं टिहरी गढ़वाल जनपद के साथ। दोस्तों सीरीज़ थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आप लोग अगर धैर्य रख के अगर वीडियो को देखेंगे तो एक ही सीरीज में लगभग टिहरी गढ़वाल के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, टिहरी गढ़वाल जनपद की स्थापना कब हुई? तो देखिए दोस्तों, जो टिहरी गढ़वाल हमारा जनपद था इसकी स्थापना हमारा 1 अगस्त 1949 को। अब 1 अगस्त 1949 को दोस्तों ये भारतीय जो हमारा भारतीय राज्य है उस पर हमारा विलय हुआ था। कहने का मतलब भारतीय गणराज्य में इसका विलय हुआ था। लेकिन अगर बात करेंगे कि टिहरी नगर की स्थापना कब हुई, तो दोस्तों टिहरी नगर की स्थापना ये 28 दिसंबर को होती है। दोस्तों 28 दिसंबर ये हमारी होती है 1815 में। ठीक हो गया। अच्छा, इसके किसके द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी? तो दोस्तों सुदर्शन शाह के द्वारा टिहरी नगर की स्थापना करी गई थी। कब? 28 दिसंबर 1815 में। इससे पहले ये क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, टिहरी जनपद की स्थापना कब हुई पूछा जाएगा तो वो 1 अगस्त 1949 को इसको जिले जिले का दर्जा दिया गया था। बाकी अगर बात करेंगे कि टिहरी नगर की स्थापना कब हुई, तो दोस्तों ये 28 दिसंबर 1815 ईस्वी में हुआ था। जो हमारे टिहरी नरेश थे सुदर्शन शाह के द्वारा टिहरी नगर की स्थापना कराई गई थी। आप लोगों ने इससे पहले देखा भी होगा, जब अंग्रेज़ थे तो अंग्रेज़ों के साथ जो संधि हुई थी हमारी, जो श्रीनगर से जो मुख्यालय हमारा टिहरी स्थानांतरित करा गया था, तो टिहरी स्थानांतरित करने के बाद टिहरी नगर की स्थापना करी गई थी जो 28 दिसंबर 1815 को करी गई थी। इसमें उसके बाद देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। फिर उसके बाद देखिए, भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर बसा शहर की बात करता है। तो दोस्तों भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर जो बसा हुआ शहर है वो पुराना टिहरी शहर है दोस्तों। ठीक हो गया। अच्छा, जो पुराना टिहरी है इसको पुराना टिहरी क्यों कहा गया? क्योंकि दोस्तों ये 2005 अक्टूबर 2005 में दोस्तों एक बड़ा ही यहाँ पे भीषण बाढ़ आ गई थी, जिसमें दोस्तों हमारी जो टिहरी, जो पुराना टिहरी वाला जो क्षेत्र था वो हमारा डैम में विलीन हो गया था, फिर उसमें डूब चुका था। अच्छा, कब डूबा? तो दोस्तों ये अक्टूबर में डूबा था हमारा, अक्टूबर 2005 की बात है ये। ठीक हो गया। अक्टूबर 2005 में जो पुराना टिहरी शहर था दोस्तों हमारा वो डैम में विलीन हो गया, जिसके कारण इसको पुराना टिहरी नाम दिया गया। और भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर हमारा पुराना टिहरी शहर स्थित है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद बात करेंगे दोस्तों टिहरी जनपद के अन्य नामों के बारे में। तो दोस्तों टिहरी जनपद के जो अन्य नाम हैं ये वो तो हमारे, एक तो हमारा गणेश प्रयाग हो गया। कौन सा हो गया? एक गणेश प्रयाग हो गया, और दूसरा दोस्तों हमारा धनुष तीर्थ हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक चीज़ बात करेंगे, अगर पुराना टिहरी शहर जब डैम में विलीन हो गया तो उसके बाद नया टिहरी शहर भी तो बना होगा। तो नया टिहरी शहर दोस्तों बोराड़ी गांव में बसाया गया था। कौन से गांव में बसाया गया था दोस्तों? ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये नया जो टिहरी शहर है दोस्तों ये बोराड़ी गांव में, अच्छा बोराड़ी चमोली गाँव, सॉरी टिहरी में इसको बसाया गया। और उसके बाद जो बोराड़ी गांव में बसाने के बाद दोस्तों इसमें जो हमारा टिहरी जो नगर था उस टिहरी नगर की जो राशि रखी गई है वो सिंह राशि रखी गई दोस्तों। कौन सी राशि रखी गई? सिंह राशि इसकी रखी गई टिहरी नगर की। ठीक हो गया। अच्छा, फिर बात करते हैं उसके बाद, स्वामी रामतीर्थ ने टिहरी झील में जल समाधि कब ली थी? अच्छा ठीक है, जो हमारे स्वामी रामतीर्थ थे इनने गणेश प्रयाग में, कहाँ पर दोस्तों? गणेश प्रयाग में दीपावली के दिन जल समाधि ली थी दोस्तों। और इसी झील का नाम तब से ही राम तीर्थ सागर या फिर राम तीर्थ नाम तब से ही पड़ा था। तो दोस्तों कब लिया था ये? 1906 में लिया था। ठीक हो गया। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए दोस्तों, टिहरी राजशाही के विरुद्ध देहरादून में टिहरी राज प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? अच्छा दोस्तों, अब टिहरी जो हमारा राज शासन था उसके कुशासन से मुक्त करने के लिए देहरादून में दोस्तों एक हमारा टिहरी राज प्रजामंडल की स्थापना करी गई। ये क्वेश्चन इससे पहले आया हुआ है। टिहरी राज प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर की गई, ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो उस पर अधिकतर जो बच्चे हैं वो हमारा टिहरी आंसर कर देते हैं, और टिहरी आंसर वहाँ पर नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि जो हमारे प्रजामंडल थी, प्रजामंडल की जो स्थापना करी गई थी दोस्तों हमारी, वो देहरादून में करी गई थी। यह आपका कनिष्क सहायक 746 वाली जो वैकेंसी थी 2020 के आसपास, 20 या 21 की थी, आई थिंक 21 की थी, थोड़ा सा भूल रहा हूँ अभी। 746 2021 की थी, अक्टूबर में शायद 31 अक्टूबर उसका जो पेपर हुआ था। तो उसका क्वेश्चन है, उसमें ये पूछा गया था कि जो हमारे टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर की गई थी करके दोस्तों। तो इसमें टिहरी और देहरादून दोनों ही आंसर उसमें दिए गए थे, लेकिन अगर कहाँ पर की गई थी आपको पूछा जाता है तो दोस्तों ये देहरादून में करी गई थी। ठीक हो गया। अच्छा, कब करी गई थी? तो दोस्तों ये 23 जनवरी 1939 को करी गई थी। ठीक हो गया। उसके बाद फिर बात करते हैं दोस्तों
टिहरी जनपद की भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो देखिए, टिहरी जनपद की कुछ भौगोलिक स्थिति देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो टिहरी जनपद है उस टिहरी जनपद का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। अच्छा, 3642 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे जो टिहरी हमारा जनपद है उसका क्षेत्रफल जो वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और उसके बाद बात करेंगे राज्य में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो दोस्तों देखिए, जो हमारा राज्य में सर्वाधिक वर्षा की जहाँ पर हम बात करेंगे, यानी कि इसको उत्तराखंड का चेरापूंजी कहा जाता है। चेरापूंजी क्यों कहा जाता है? पहले दोस्तों जो हमारा मेघालय का जो चेरापूंजी जो चेरापूंजी वाला जो स्थान था वहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती थी, लेकिन अभी के टाइम पे मानसीराम में होती है। मानसीराम भी हमारा मेघालय में स्थित है। तो इसीलिए इसको कहा गया कि उत्तराखंड का चेरापूंजी किसे कहा जाता है। तो दोस्तों उत्तराखंड का चेरापूंजी हमारा नरेंद्र नगर को ही कहा जाता है। एक क्वेश्चन अलग से आप लोगों का बन जाता है। उत्तराखंड का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? नरेंद्र नगर को कहा जाता है। अगर बोलेगा कि राज्य में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है, तो दोस्तों ये भी हमारी नरेंद्र नगर पर ही होती है, जो टिहरी गढ़वाल में। अच्छा, कितनी वर्षा होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों लगभग वार्षिक जो वर्षा है दोस्तों इसकी 318 सेंटीमीटर के आसपास की है। कितनी है? 318 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पर वर्षा होती है। ये वार्षिक वर्षा दर है दोस्तों। ठीक हो गया। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों, जो हमारा नई टिहरी समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित। अच्छा, जो नया टिहरी शहर बसाया गया, पहले तो मैंने आपको बताया था कि 2005 में डैम में विलीन हो गया। उसके बाद जो नए टिहरी शहर की जो स्थापना करी गई बोराड़ी गांव में दोस्तों, जिसकी राशि सिंह रखी गई, उसकी समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है उसके बारे में जब बात करी गई, तो दोस्तों ये 1750 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ हमारा शहर है, जो हमारा नया टिहरी है। ठीक हो गया। फिर बात करते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए दोस्तों, टिहरी जनपद के नदी तंत्रों की बात करते हैं। अच्छा दोस्तों, टिहरी जनपद में हमारी भिलंगना नदी बहती है। ठीक हो गया। अच्छा, भिलंगना नदी निकलती कहाँ से है? तो दोस्तों हमारी ये खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। ठीक हो गया। कहाँ से निकलती है? ये हमारी खतलिंग ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? हमारी भिलंगना नदी निकलती है। अगर मैं भिलंगना नदी की सहायक नदियों की अगर बात करूँगा, तो दोस्तों दूध गंगा, बाल गंगा और धर्म गंगा। दूध बाल धर्म है, आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं। दूध गंगा, बाल गंगा और धर्म गंगा जो है दोस्तों, वो भिलंगना नदी की सहायक नदी हैं। ठीक हो गया। उसके बाद फिर बात करते हैं दोस्तों, अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम कहाँ पर होता है। तो दोस्तों जो हमारी अलकनंदा नदी है, मैंने बताया था सातोपंथ ताल जो हमारी चमोली है वहाँ से हमारी अलकनंदा नदी निकलती है। और उसके बाद हमारी जो भागीरथी नदी है, मैंने बताया था गोमुख से हमारी भागीरथी नदी निकलती है। अच्छा, इन दोनों का जहाँ पर संगम होता है वो टिहरी के पास यानी कि देवप्रयाग में इनका संगम होता है। ठीक हो गया। अच्छा, देवप्रयाग में जब इनका संगम होता है दोस्तों, तो देवप्रयाग में संगम होने के बाद आगे इनको किन नामों से जाना जाता है उनके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक हो गया। तो देखिए दोस्तों, जो हमारी अलकनंदा और भागीरथी है, इनको सास बहू के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इन दोनों को? सास और बहू के नाम से जाना। अब किसको सास और किसको बहू के नाम से जाना जाता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक हो गया। तो देखिए दोस्तों, जो हमारी अलकनंदा है, अलकनंदा को हमारी सास और भागीरथी को हमारी बहू के नाम से जाना जाता है। ठीक हो गया। अलकनंदा को हमारी सास के नाम से और भागीरथी को बहू के नाम से जाना, इन दो नदियों को सास बहू नदियों के नाम से जाना जाता है। इनका जो संगम है दोस्तों, वो कहाँ पर है? हमारा देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल में। ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद बात करेंगे टिहरी जनपद के प्रशासन के बारे में, कि जो टिहरी जो गढ़वाल हमारा जनपद है उसके प्रशासन में क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, टिहरी जनपद का जो जनघनत्व है वो हमारा दोस्तों कितना है? 170 यहाँ का जनघनत्व। अच्छा, मैंने कल जनघनत्व की बात करी थी। सबसे कम जो जनघनत्व है दोस्तों हमारा उत्तरकाशी का है, जो हमारा 41 है। उसके बाद हमारा चमोली का है, जो हमारा 49 है। उसके बाद तीसरे नंबर में पिथौरागढ़ जनपद का, जिसका कितना है? 68 है। अच्छा, बात करेंगे टिहरी की, तो दोस्तों टिहरी की कितनी है? हमारी 170 है। ठीक हो गया। अब उसके बाद बात करेंगे कि हमारी टिहरी जिले के लिंगानुपात के बारे में। तो दोस्तों टिहरी जिले का लिंगानुपात कितना है? हमारा 1078, यानी कि 1078 क्या है टिहरी जिले का लिंगानुपात है। फिर बात करते हैं टिहरी जनपद में विधानसभा सीटें। तो दोस्तों टिहरी जनपद में जो हमारी विधानसभा सीटें हैं वो हमारी 6 सीटें। अच्छा, ये 6 सीटें हमारी कौन कौन सी हैं उनके बारे में बात करते हैं। एक तो हमारा धनौल्टी हो गया दोस्तों, धनौल्टी हो गया। और दूसरा हमारा प्रतापनगर हो गया। प्रतापनगर के बाद उसके बाद नरेंद्र नगर हो गया। फिर टिहरी हो गया और देवप्रयाग हो गया। और उसके बाद एक दोस्तों हमारा कौन सा हो गया? धनसाली हो गया। ठीक हो गया। अच्छा दोस्तों, जो धनसाली जो क्षेत्र है दोस्तों, ये एससी के लिए हमारा क्या है? आरक्षित क्षेत्र है। फिर बात करेंगे उसके बाद टिहरी जनपद में तहसीलों की संख्या के बारे में। तो दोस्तों टिहरी जिले में हमारी 12 तहसीलें हैं। अच्छा, वो 12 तहसीलें कौन कौन सी हैं उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, गजा हो गया, नैनबाग हो गया, कीर्तिनगर, बालगंगा, टिहरी, प्रतापनगर, नरेंद्र नगर, कंडीसौण, उसके बाद जाखणीधार, धनौल्टी, धनसाली और देवप्रयाग। ये 12 यहाँ की क्या हैं दोस्तों?
तहसीलें हैं। अगर विकास खंडों की बात करें तो टिहरी जनपद में हमारी 10 विकास खंड है। अच्छा, और 10 विकास खंड कौन कौन से हैं? चंबा, जौनपुर, धौलधार, जाखणीधार, टिहरी, प्रतापनगर, नरेंद्र नगर, कीर्ति नगर, धनसाली और टिहरी यहाँ के क्या हैं दोस्तों? हमारे विकास खंड हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं टिहरी जनपद में झीलों और तालों की। तो देखिए दोस्तों, टिहरी जो हमारा जनपद है, यहाँ पर कौन कौन सी झीलें हैं और कौन कौन सी जो फेमस तालें हैं उनके बारे में बात करेंगे। एग्जाम की दृष्टि से कौन से पूछे गए हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो टिहरी जनपद है इनकी जो अगर बात करेंगे, इसमें सबसे यानी कि उत्तराखंड में अगर गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरे ताल की बात करेंगे तो दोस्तों वो हमारा सहस्त्र ताल है। ठीक हो गया। उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र में सबसे बड़ा और गहरे ताल की बात करेंगे तो हमारा कौन सा है? सहस्त्र ताल है। अच्छा, सहस्त्र ताल के ही पास में हमारा महासर ताल भी है। ठीक हो गया। सहस्त्र ताल के ही बगल में हमारा क्या है? महासर ताल भी है। अच्छा, इन दोनों को भाई बहन का ताल भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। ठीक हो गया। इन दोनों को क्या कहा जाता है? भाई बहन का ताल भी कहा जाता है। किसको? सहस्त्र ताल और महासर ताल को। इससे पहले ये क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है। निम्नलिखित में से भाई बहन के ताल के नाम से किसे जाना जाता है करके, तो उसमें सहस्त्र ताल और महासर ताल दोनों ही ऑप्शन आए थे। ए बी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर उस पर हो गया था। उसके बाद अगर बात करेंगे दोस्तों, सहस्त्र ताल और महासर ताल दोनों ही हमारे कहाँ पर हैं? दोनों ही हमारे टिहरी गढ़वाल में है। उसके बाद यमताल की बात करेंगे तो दोस्तों ये हमेशा बर्फ से ढका रहने वाला ताल है जो हमारा कहाँ पर है? टिहरी गढ़वाल में। फिर अगर बात करेंगे हम बासुकी ताल की तो दोस्तों यहाँ पर लाल रंग का पानी इसमें दिखाई देता है और यहाँ पर नीले कमलों के लिए भी प्रसिद्ध है। कैसे कमलों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? ये नीले कमलों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? बासुकी ताल। ठीक हो गया। और इसका जो पानी है, पानी का रंग कैसा दिखता है दोस्तों? लाल पानी वाला ताल है। ठीक हो गया। अब उसके बाद दोस्तों मंसूर ताल की बात करते हैं। दोस्तों जो ये मंसूर ताल है, इस मंसूर ताल के आसपास में दोस्तों राजहंस देखने को मिलते हैं और मंसूर ताल के पास ही दूध गंगा नदी, जो हमारी दूध गंगा है, वो भी निकलती है मंसूर ताल के आसपास से। और यहाँ पर क्या देखने को मिलते हैं? हमें राजहंस देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन भी पहले पूछा गया है, किस ताल के समीप राजहंस देखने को मिलते हैं? तो दोस्तों ये भी हमारे कहाँ पर देखने को मिलते हैं? मंसूर ताल के पास राजहंस देखने को मिलते हैं। उसके बाद फिर बात करते हैं हम अप्सरा ताल की। तो दोस्तों जो हमारी ये अप्सरा ताल है, ये हमारा टिहरी का जो बूढ़ा केदार के पास है उसके बीच में ही एक आंचरी ताल भी है। इसको अप्सरा ताल या फिर आंचरी ताल दोनों ही कहा जाता है। अच्छा, आंचरी ताल एक हमारा चमोली में भी है। कहाँ पर है? ये फूलों की घाटी के मध्य में है। तो दोस्तों देखिएगा उसमें ऑप्शन के अनुसार आप क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा, क्योंकि जो आंचरी ताल या फिर अप्सरा ताल है दोस्तों, वो हमारा टिहरी में है और एक आंचरी ताल वहाँ भी है हमारा। तो उसमें या तो चमोली आप ऑप्शन में होगा या फिर हमारा टिहरी ऑप्शन में होगा, तो उसके हिसाब से हम लोग आंसर को वहाँ पर टिक करेंगे। ठीक हो गया। तो उसके बाद देखिए दोस्तों, फिर उसके बाद बात करते हैं हम द्रौपदी ताल की। तो देखिए दोस्तों, द्रौपदी ताल भी हमारा क्या है? टिहरी गढ़वाल में। ये हिमानी निर्मित झील है, यानी कि बर्फ़ से निर्मित झील है ये द्रौपदी झील भी। फिर बात करेंगे जराल ताल और भिलंग ताल। ठीक हो गया। जराल ताल और भिलंग ताल ये भी टिहरी गढ़वाल में ही हमारी स्थित है। अब बात करेंगे केम्प्टी फॉल जलप्रपात की। अब देखिए दोस्तों, जो ये केम्प्टी फॉल जलप्रपात है, अधिकतर लोग इसको देहरादून में मानते हैं, लेकिन दोस्तों इसका जो क्षेत्र आता है ये टिहरी गढ़वाल के ही अंतर्गत आता है। कुछ बहुत क्षेत्र है जो मसूरी के आसपास देहरादून वाले क्षेत्र से भी लगा हुआ है, लेकिन केम्प्टी फॉल जो हमारा पर्यटक जो स्थल है या फिर जलप्रपात है, ये हमारा कहाँ पर पड़ता है? इसकी जो मेन लोकेशन पड़ती है दोस्तों, वो हमारे टिहरी गढ़वाल में ही पड़ती है। ठीक हो गया। अच्छा, केम्प्टी फॉल को पर्यटक स्थल बनाने का जो श्रेय जाता है दोस्तों, किसको जाता है हमारा? वो जॉन मैकनन को जाता है। किसको जाता है? जॉन मैकनन को जाता है। ठीक हो गया। अगर बात करेंगे, ये क्वेश्चन इससे पहले देखने को नहीं मिला लेकिन मिल सकता है अभी देखने को, कि केम्प्टी फॉल को पर्यटक स्थल बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो जॉन मैकनन को केम्प्टी फॉल को पर्यटक स्थल बनाने का श्रेय जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर बात करते हैं टिहरी जनपद के प्रसिद्ध गुफा और कुंडों की। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा विश्वनाथ गुफा है, विश्वनाथ गुफा हमारा क्या है? टिहरी में है। अच्छा, जो हिंदाव पट्टी है वहाँ पर शंकराचार्य की तपस्थली है और वहीं पर हमारा क्या है? विशिष्ट गुफा भी है जो टिहरी गढ़वाल के बिसुंग पर्वत पर है। ठीक हो गया। अच्छा, विश्वनाथ गुफा की हमने बात करी। अब विशिष्ट गुफा भी उसी के पास में, हमने उसकी भी बात करी। गर्भजोन गुफा भी हमारे टिहरी में है और शंकर गुफा हमारी टिहरी में है। शिव गुफा हमारे देवप्रयाग के पास में स्थित है और जो हमारा नाग कुंड है दोस्तों, ये भी हमारा टिहरी के लंबगांव में स्थित है। ठीक हो गया। अच्छा, कौन कौन सी गुफाएं थी उनके बारे में बात करी। विश्वनाथ गुफा, विशिष्ट गुफा, गर्भजोन गुफा, शंकर गुफा, शिव गुफा और नाग गुफा। ये हमारे कहाँ पर हुए दोस्तों? ये हमारे टिहरी में होगी। फिर उसके बाद बात करते हैं टिहरी जनपद के ग्लेशियर और बुग्यालों के बारे में। तो दोस्तों देखिए, खतलिंग ग्लेशियर। ठीक हो गया। अच्छा, खतलिंग ग्लेशियर से मैंने कहा था कि भिलंगना नदी का उद्गम होता है। उसके बाद देखिए, जो खतलिंग ग्लेशियर है दोस्तों, इस खतलिंग ग्लेशियर की खोज किसने करी? तो इसकी खोज दोस्तों इंद्रमणि बडौनी,
ठीक हो गया। इंद्रमणि बडौनी और सुरेंद्र सिंह पांगती ने करा था। किसने करा था? इंद्र सिंह जो हमारा इंद्रमणि बडौनी, और दूसरे कौन से दोस्त हैं हमारे, ये हमारे सुरेंद्र सिंह पांगती, जो हम मुंशियारी से जिनका संबंध है। ठीक हो गया। उसके बाद फिर बात करेंगे दोस्तों जोराई फूलों की घाटी। अच्छा, जोराई फूलों की घाटी कहाँ पर है? तो जोराई फूलों की घाटी भी हमारी टिहरी में है, एक बुग्याल है। अच्छा, एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, जोराई बुग्याल कहूँ या फिर जोराई फूलों की घाटी कहूँ, ये दोनों ही हमारे कहाँ पर है? टिहरी में। अच्छा, माझी वन फूलों की घाटी कहाँ पर थी? ये हमारी उत्तरकाशी में थी। अच्छा, फूलों की घाटी कहाँ पर थी? ये हमारी चमोली में। तो अच्छा, जोराई फूलों की घाटी कहूँगा तो दोस्तों ये कहाँ पर होगी हमारी? ये हमारी टिहरी में होगी। ठीक हो गया। अच्छा, खारसोली व कोटली जो बुग्याल है दोस्तों, ये भी हमारे टिहरी गढ़वाल जनपद में है। अच्छा, पंवाली कांठा बुग्याल उत्तरकाशी और टिहरी दोनों में पड़ता है। ठीक है। अगर बात करेगा पंवाली कांठा बुग्याल, अगर ऑप्शन में अगर आपको टिहरी और उत्तरकाशी में से एक चुनना होगा तो आप किसको चुनेंगे? आप टिहरी को चुनेंगे। आप उत्तरकाशी को नहीं चुनेंगे, आप टिहरी को चुनेंगे। यदि अगर दोनों ही ऑप्शन उसमें देता है तो फिर आप दोनों को ही चुनेंगे। यदि अगर सी उसका आंसर हो, ए बी दोनों अगर यदि उसका आंसर हो, उसके बाद जाके आप उत्तरकाशी और टिहरी दोनों को चुन सकते हैं। ठीक हो गया। ताकि इसकी बात मैंने कल भी आपसे करी थी, आज भी मैं आपसे इस बारे में बात कर रहा हूँ, जो पंवाली कंठा बुग्याल है उसके बारे में। कल भी मैंने बताया था कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, और मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट आज भी उसके बारे में बता दी। फिर इसके बाद टिहरी जनपद की वन एवं खनिज संपदा के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए, जो हमारा टिहरी गढ़वाल का जो क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पर संगमरमर, चूना पत्थर, डोलामाइट प्रमुख उत्पादक क्षेत्र यहाँ पे मिल जाते हैं लगभग। और दोस्तों जो हमारा भागीरथी घाटी है, ठीक हो गया, जो हमारे टिहरी का जो भागीरथी घाटी है दोस्तों, इसमें हमारे तांबा उत्पादक क्षेत्र है ये वाला। और राज्य में लगभग एक ही ऐसा स्थान है जहाँ पर हमारे यूरेनियम उत्पादक के जो है वो संकेत मिले हुए हैं। तो वो जो क्षेत्र है दोस्तों, वो हमारा टिहरी का क्षेत्र है। ठीक हो गया। तो राज्य में किस स्थान पर यूरेनियम उत्पादक के संकेत मिले हैं यदि क्वेश्चन आता है, तो दोस्तों हमारे टिहरी गढ़वाल जनपद में यूरेनियम उत्पादक के संकेत अभी मिले हुए हैं। ठीक हो गया। फिर बात करते हैं उसके बाद टिहरी वन विभाग की स्थापना कब करी गई? तो दोस्तों टिहरी वन विभाग की स्थापना 1885 में करी गई। ठीक हो गया। अच्छा, 1885 में टिहरी वन विभाग की स्थापना, अगर कुमाऊं और गढ़वाल की बात करेगा तो दोस्तों कुमाऊं जो वन विभाग की स्थापना करी गई, उन जो हमारा स्थापना करी गई थी, वो हमारी करी गई 1931 और 1932 के आसपास में इनकी स्थापना करी गई थी। और टिहरी की बात करेंगे तो हमारा टिहरी की कितनी में हो गई? 1885 में हो गई। ठीक हो गया। अच्छा, राज्य में सर्वाधिक झाड़ियाँ कहाँ पर है दोस्तों? ये हमारे टिहरी गढ़वाल जनपद में है। कहाँ पर है? टिहरी गढ़वाल जनपद में राज्य में सर्वाधिक झाड़ियाँ हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि सर्वाधिक झाड़ियों वाला राज्य किसी जिला, अगर इस तरीके से जब पूछा जाता है, क्योंकि आप लोगों ने उसमें भी देखा होगा क्षेत्रफल के आधार पर वनों का जो हमारा क्षेत्र रहता है, तो उसमें जो झाड़ी वाला जो क्षेत्र है वो हमारा टिहरी गढ़वाल का ही रहता है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद बात करते हैं टिहरी राज्य में वन आंदोलन के बारे में। तो दोस्तों देखिए, टिहरी राज्य के जो वन आंदोलन है, रक्षा सूत्र आंदोलन, हमारे टिहरी के भिलंगना क्षेत्र से चला था। अच्छा, इसको कब चलाया गया था? इसको दोस्तों 1994 में चलाया गया था। ठीक हो गया। अच्छा, इसके प्रेरणता कौन थे? तो दोस्तों इसके जो प्रेरणाता थे, जो इसको चलाने वाले थे, उनका नाम क्या था? हमारा सुरेश भाई नाम था। क्या नाम था इनका? सुरेश भाई इनका नाम था। ठीक हो गया। चलो, रक्षा सूत्र आंदोलन कब का हो गया? 1994 का हो गया। उसके बाद बात करते हैं कुंजड़ी वन आंदोलन की। तो दोस्तों कुंजड़ी वन आंदोलन 1904 में चलाया गया और अमर सिंह के नेतृत्व में चलाया गया। कब चलाया गया दोस्तों? 1904 में अमर सिंह के नेतृत्व में चलाया गया। ठीक हो गया। फिर बात करेंगे खास पट्टी वन आंदोलन की। तो दोस्तों खास पट्टी वन आंदोलन 1906-1907 में चलाया गया। 1906 से 1907 के मध्य में इसको दोस्तों चलाया गया, और ये भूमि बंदोबस्त के विरोध में चलाया गया था दोस्तों। फिर उसके बाद बात करते हैं तिलाड़ी गोलीकांड की। तो आप लोगों ने सुना होगा तिलाड़ी गोलीकांड 1930 में किसानों की भूमि को वन भूमि में बदलने के विरोध में ये करा गया था, जो तिलाड़ी गोलीकांड के नाम से जाना जाता है। इसको उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है, तिलाड़ी कांड को। तो दोस्तों ये कब हुआ था? हमारा 1930 में हुआ था। ठीक हो गया। फिर उसके बाद बात करते हैं टिहरी जनपद के पर्यटक स्थलों के बारे में। तो दोस्तों देखिए, टिहरी जनपद के जो पर्यटक स्थल हैं उसमें से जो तीन धारा नामक एक जो पर्यटक स्थल है दोस्तों, ये देवप्रयाग के पास में स्थित है। उसके बाद धनसाली जो हमारा पर्यटक स्थल है दोस्तों, भी टिहरी में एक पर्यटक स्थल है, जो बालगंगा और भिलंगना नदी के तट पर लगभग देखने को मिलता है। फिर इसके बाद धनौल्टी की बात करेंगे तो मसूरी के पास टिहरी गढ़वाल क्षेत्र का ही पर्यटक स्थल है धनौल्टी भी। उसमें नरेंद्र नगर दोस्तों टिहरी गढ़वाल का एक कस्बा है। आप लोगों ने देखा होगा जो महाराजा नरेंद्र साथ हैं, उनके द्वारा यहाँ पर एक राजमहल बनाया गया था, जिसको क्या कहा जाता है? हमारा आनंद स्पा भी कहा जाता है। तो यहाँ पर यही एक क्या है? पर्यटक स्थल भी है। फिर बात करेंगे कीर्तिनगर की। तो दोस्तों कीर्तिनगर सबसे छोटा नगर निकाय है, आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। और शिव मंदिर के पास अलकनंदा नदी के तट पर पवित्र स्नान होने के कारण ही इसको क्या कहा जाता है? डुंड प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है कीर्तिनगर को? हमारा डुंड प्रयाग। ठीक हो गया। इसको ही हमारा किस नाम से भी जाना जाता है? कीर्तिनगर को ही
इसको ढूंढप्रयाग क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं देवप्रयाग की। तो दोस्तों देखिए, देवप्रयाग थोड़ा सा फेमस जगह है, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। देवप्रयाग के अगर अन्य नामों की बात करेंगे दोस्तों, तो इसको सुदर्शन क्षेत्र या फिर इंद्रप्रयाग भी कहा जाता है। और महाभारत में देवप्रिया को किस नाम से यदि अगर जाना जाता है तो दोस्तों इसको समस्त तीर्थों का शिरोमणि और समग्र पापों का विनाशक के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक हो गया, ये इससे पहले बना हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से देवप्रिया को महाभारत कालीन किस नाम से जाना जाता है, इससे पहले क्वेश्चन आ चुका है। तो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, समस्त तीर्थों का शिरोमणि और समस्त समग्र पापों का विनाशक के नाम से किसको जाना जाता है, हमारा देवप्रिया को जाना जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, देवप्रयाग ऐसा क्षेत्र है दोस्तों जहाँ पर कौवे नहीं दिखाई देते हैं, ये किंवदंती कहा जाता है। ठीक हो गया। और देवप्रयाग को पुल के माध्यम से पौड़ी से अगर कब जोड़ा गया कहेंगे दोस्तों, ये हमारा कब जोड़ा गया था, 2001 में जोड़ा गया था देवप्रयाग को पुल के माध्यम से पौड़ी से। ठीक हो गया। अब उसके बाद बात करते हैं टिहरी जनपद के प्रमुख मंदिर समूहों के बारे में। तो देखिए दोस्तों, रघुनाथ मंदिर। अच्छा, रघुनाथ मंदिर में ही हमारे किसने तपस्या कर दी, प्रभु राम ने वहाँ पर तपस्या करी हुई थी। ये द्रविड़ शैली का बना हुआ मंदिर है। अच्छा, बूढ़ा केदार कहाँ पर है दोस्तों, तो बूढ़ा केदार हमारे धनसाली ब्लॉक में भगवान केदारनाथ का ही एक मंदिर है, बूढ़ा केदार। और उसके बाद तुरंग बली मंदिर दोस्तों, ये कहाँ पर है, टिहरी के लोक देवता के नाम से भी इसको जाना जाता है, तुरंग बली को। फिर रथी देवता मंदिर, ये भी टिहरी के हैं। सेम मुखी में यहाँ के प्रसिद्ध नागराज मंदिर। ठीक हो गया दोस्तों, जो हमारे सेम मुखी में ये यहाँ के जो हमारे प्रमुख या फिर प्रसिद्ध नागराज मंदिर हैं। और देवलसारी मंदिर, ये भी हमारी टिहरी में है। सत्येश्वर महादेव मंदिर, ये भी टिहरी में है। और उसके बाद बात करेंगे दोस्तों पलेठी के सूर्य मंदिर की। तो दोस्तों जो ये पलेठी का सूर्य मंदिर है, ये हिंडोला खाल देवप्रयाग टिहरी में स्थित है। अगर पलेठी का सूर्य मंदिर किस घाटी में बसा रहेंगे तो दोस्तों ये लुलेला गुलेला घाटी में बसा है। कौन सा बसा है, लुलेरा और गुलेरा घाटी में। ठीक हो गया। लुलेरा गुलेरा घाटी में कौन सा मंदिर बसा है, हमारा पलेठी का जो सूर्य मंदिर है वो बसा हुआ है। अच्छा, भारतीय पुरातत्व विभाग के NS घई ने और वी रमेश ने अक्टूबर 1968 में दोस्तों, कितने में, 1968 में यहाँ पर इनके शिलालेखों का अध्ययन किया था। अच्छा, जो हमारा पलेठी का सूर्य मंदिर था, उस पलेठी के सूर्य मंदिर के जो शिलालेख थे, उन शिलालेखों का अध्ययन कब किया गया दोस्तों, हमारा ये 1968 में किया गया। अच्छा, किसके द्वारा किया गया, तो दोस्तों जो हमारे भारतीय पुरातत्व विभाग के जो NS घई और वी रमेश थे, उनके द्वारा अक्टूबर 1968 में यहाँ पर क्या किया गया, शिलालेखों का अध्ययन किया गया। फिर दोस्तों बात करेंगे सुरकुंडा देवी मंदिर के बारे में। ठीक हो गया। अच्छा, सुरकुंडा देवी मंदिर ये हमारे क्या हैं, उत्तरकाशी के 3 शक्तिपीठों में से एक है। अच्छा, तीनों शक्तिपीठों की जो स्थापना करी थी दोस्तों, वो किसने करी थी, हमारी आदि गुरु शंकराचार्य ने करी थी। ठीक हो गया। अच्छा, सुरकुंडा देवी का मंदिर कहाँ पर है, हमारा जौनपुर ब्लॉक में है। और राज्य का इकलौता सिद्धपीठ है जहाँ पर गंगा दशहरे को ये मेला लगता है। ठीक हो गया। अच्छा, सुरकुंडा मंदिर चंबा मसूरी रोड के सिरकुट पर्वत पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये हमारे सिरकुट पर्वत पर स्थित है। ठीक है। सुरकंडा मंदिर कहाँ पर है, हमारे किस पर्वत पर स्थित है, अगर क्वेश्चन बनता है तो हमारे सिरकुट पर्वत पर स्थित है। और सुरकंडा मंदिर में भक्तों को प्रसाद के रूप में रौंसली की पत्तियां दी जाती हैं, ये फैक्ट आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा दोस्तों, जो हमारा ये सुरकंडा मंदिर है, इस सुरकंडा मंदिर में जो भक्तगण होते हैं दोस्तों, उन भक्तगणों को प्रसाद के रूप में रौंसली की पत्तियां दी जाती हैं। और जो हमारा सुरकंडा देवी का जो मंदिर है, वो हमारा टिहरी गढ़वाल जनपद से संबंधित है। ठीक हो गया। अब उसके बाद बात करते हैं हम कुंजापुरी देवी मंदिर। अच्छा, ये भी 3 शक्तिपीठों में से दूसरा एक शक्तिपीठ है, इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों जो हमारा कुंजापुरी देवी का जो शिखर पर्वत है, जो दुर्गा माता को ये समर्पित होता है दोस्तों, और इसमें जो हमारी भंडारी राजपूत होते हैं वो इसके पुजारी होते हैं कुंजा देवी मंदिर के। और मंदिर में सिरोही का एक वृक्ष भी यहाँ पर लगा जाता है, जहाँ पर भक्त लोग अपने चुन्नियों को बांधते हैं। ये हमारा कुंजापुरी मंदिर से संबंधित चीज़ें हो गई। फिर बात करते हैं हमारा चंद्रबदनी मंदिर के बारे में। तो दोस्तों जो चंद्रबदनी मंदिर है, ये हमारे टिहरी के चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये हमारा चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है। अच्छा, चंद्रमंदिर मंदिर में अखंड ज्योति निरंतर दोस्तों हमारी प्रज्वलित रहती है, यानी कि जो हमारी ज्योति है, जो दिया है, वो हमारा हमेशा उस पर क्या करता है, निरंतर यानी कि जले रहता है। और जो चंद्रबंदनी मंदिर है दोस्तों, एक प्राकृतिक श्रीयंत्र भी यहाँ पर एक स्थापित किया गया है। और स्कंद पुराण में चंद्रबदनी को भुवनेश्वरी पीठ भी कहा गया। ठीक हो गया। अच्छा, इसी चंद्रबदनी को क्या कहा गया, स्कंद पुराण में भुवनेश्वरी पीठ भी कहा गया। अच्छा, चंद्रबदनी मंदिर में पशु बलि प्रथा, ठीक हो गया दोस्तों। अच्छा, पशु बलि प्रथा को 1969 में, कब दोस्तों, 1969 में इसको समाप्त कर दिया गया। और इसे समाप्त करने का जो श्रेय जाता है दोस्तों, वो स्वामी मनमंथन को जाता है। किसको जाता है, हमारा स्वामी मनमंथन को। ठीक हो गया। अच्छा, पशु बलि प्रथा को क्या कर दिया गया, यहाँ पे खत्म कर दिया गया 1969 में। और इसका जो श्रेय जाता है दोस्तों, किसको जाता है, हमारा स्वामी मनमंथन को जाता है। अच्छा, फिर बात करेंगे टिहरी जनपद के प्रमुख मेलों के बारे में।
तो दोस्तों देखिए, जो रणभूत कौथिक है हमारा, रणभूत जो कौथिक है ये हमारा टिहरी का ही ये क्या है, मेला है। अच्छा, इसमें क्या होता है दोस्तों, इस मेले में भूत नृत्य किया जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद मौड़ मेले की बात करेंगे दोस्तों, तो मौड़ मेला हमारा अलगाड़ नदी पर लगता है। सबसे पहले तो आप ये क्वेश्चन याद करिएगा, इससे पहले ये क्वेश्चन पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। मौड़ मेला किस नदी पर लगाया जाता है दोस्तों, हमारे ये अलगाड़ नदी पर लगता है, जो टिहरी में ही है। मौड़ मेले में मछलियाँ पकड़ने के विशेष रिवाज होते हैं, आप लोगों ने पहले से भी पढ़ा होगा। उसके बाद बात करते हैं हुंजापुरी पर्यटन मेला, पर्यटन विकास मेले की बात। तो दोस्तों ये टिहरी के हमारे जो नरेंद्र नगर वाला क्षेत्र है, वो वाले क्षेत्र पर लगता है, जो आश्विन नवरात्र में लगभग इसको लगाया जाता है। उसके बाद बात करेंगे विकास मेले की। तो दोस्तों विकास मेला भी हमारा कहाँ पर लगता है, ये भी हमारा टिहरी में लगता है। फिर बात करेंगे क्यूंछर का मेला। तो दोस्तों क्यूंछर का मेला टिहरी के जौनपुर में लगता है, जहाँ नागराजा देवता के रूप में इसकी पूजा की जाती है। फिर बात करेंगे सेम मुखेम मेले के बारे में। अच्छा, सेम मुखेम मेला और पर्वत, ठीक हो गया, दोनों की हमने बात करी थी। जो सेम मुखिम पर्वत है वो भी हमारा कहाँ पर था दोस्तों, ये भी हमारा टिहरी में था। और सेम मुखिम जो मेला है दोस्तों, ये भी हमारा कहाँ पर लगता है, टिहरी में लगता है दोस्तों। और प्रतिवर्ष ये 26 नवंबर को लगता है। ठीक हो गया, प्रतिवर्ष 26 नवंबर के यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक हो गया, सेम मुखिम की जहाँ पर हमने बात करी थी। फिर बात करेंगे हम सुरकुंडा मेले की। तो दोस्तों सुरकुंडा मेला चंबा टिहरी में लगता है। और राजेश्वरी मेले की बात करेंगे तो ये विकास विकास मेले के रूप में इसको टिहरी में लगाया जाता है। और वीर गबर सिंह मेले की जब बात करेंगे दोस्तों, तो आप लोगों ने देखा होगा 21 अप्रैल को पूरे टिहरी का जो चंबा वाला क्षेत्र है उस पर चंबा जो चौक है वहाँ पर वीर गबर सिंह की मूर्ति भी है, और उसी मूर्ति के सामने यहाँ पर मेला लगाया जाता है दोस्तों। जो कब लगाया जाता है, 21 अप्रैल को प्रतिवर्ष ये मेला लगाया जाता है, वीर गबर सिंह मेला। ठीक हो गया। अच्छा, फिर बात करते हैं उसके बाद कैलापीर का जो मेला है उसके बारे में। तो दोस्तों ये टिहरी गढ़वाल के जो हमारा कटको या फिर जागड़ा पट्टी है, वहाँ पर कोलापीर प्रसिद्ध देवता हैं, और यहाँ पर ये मेला दीपावली के अवसर पर लगाया जाता है। फिर बात करते हैं घंटाकर्ण मेले के बारे में। तो दोस्तों ये टिहरी गढ़वाल का जो घंडियाल धार है वहाँ पर लगता है। और जो ज्वालामुखी मेला है दोस्तों, ये भी हमारे टिहरी गढ़वाल के जो हमारा देवढुंग है वहाँ पर ये ज्वालामुखी सिद्धपीठ है, वहीं पर ये मेला लगता है। फिर अगर बात करेंगे तिलका देवी मेला की, तो दोस्तों जो ये तिलका देवी मेला है भी टिहरी के जौनपुर क्षेत्र के नाग टिब्बा वाले क्षेत्र में लगता है। और जो लास्ट है हमारा संतुरा देवी का मेला है दोस्तों, ये भी हमारे टिहरी में जो कैंपटी फॉल है उसके पास में लगता है। ठीक हो गया। अब उसके बाद बात करेंगे टिहरी जनपद के धार्मिक जो यात्रा हैं उनके बारे में। तो देखिए दोस्तों, जो खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा है, ये दोस्तों टिहरी गढ़वाल में सितंबर माह में होती है। और यह यात्रा खतलिंग ग्लेशियर से भृगु गंगा तक जाती है। और इस यात्रा में उत्तराखंड को पांचवें धाम की यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, इसी यात्रा को हमारे उत्तराखंड के पांचवें धाम यात्रा के नाम से जाना जाता है। इस फैक्ट को आप लोग याद रखिएगा। फिर दूसरी बात करते हैं हम पवाली कांठा केदार यात्रा की। तो दोस्तों जो हमारी पवाली कांठा केदार यात्रा है, टिहरी गढ़वाल से रुद्रप्रयाग तथा केदारनाथ तक जाती है। और लगभग 29 किलोमीटर की ये यात्रा होती है। और टिहरी के जौनपुर रवाई क्षेत्र में उत्सव हर वर्ष पर यहाँ पर त्यौहार को क्या कहा जाता है दोस्तों, दुबड़ी उत्सव भी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों, दुबड़ी उत्सव भी कहा जाता है। ठीक हो गया। और उसके बाद फिर बात करेंगे हम टिहरी जनपद में शोध संस्थानों के बारे में। तो दोस्तों देखिए, हिमालयन नक्षत्र वेधशाला कहाँ पर है हमारा, ये देवप्रयाग में है दोस्तों। कहाँ पर है ये हमारा देवप्रयाग में है। अच्छा, देवप्रयाग में इसकी स्थापना कब करी गई दोस्तों, तो 1946 में इसकी स्थापना करी गई। ठीक हो गया। अच्छा, किसने करी, तो दोस्तों ये चक्रधर जोशी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। ठीक हो गया, किसके द्वारा, चक्रधर जोशी। फिर उसके बाद बात करेंगे सैमियर नाट्य क्लब की। दोस्तों जो हमारा सैमियर नाट्य क्लब है इसकी स्थापना 1917 में करी गई। अच्छा, किसके द्वारा करी गई, तो दोस्तों ये भवानी दत्त उनियाल के द्वारा करी गई। किसके द्वारा करी गई, भवानी दत्त उनियाल जी के द्वारा इसकी स्थापना करी गई, सैमियर नाट्य क्लब की। फिर बात करते हैं राजीव गांधी एडवेंचर एकेडमी के बारे में। तो दोस्तों जो हमारा राजीव गांधी एडवेंचर एकेडमी है ये हमारी टिहरी में स्थित है। फिर बात करेंगे राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी। अच्छा, राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी ये कहाँ पर है दोस्तों, हमारा ये नरेंद्र नगर पर है। कहाँ पर है ये, नरेंद्र नगर पर है। अच्छा, बात करेंगे अगर कुमाऊँ के, तो कुमाऊँ का रुद्रपुर में है, गढ़वाल का हमारा नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल में है। अच्छा, इसके अगर जब बात करेंगे पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना नरेंद्र नगर में कब करी गई, तो ये दोस्तों 2011 में करी गई। इससे पहले पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक हो गया। उसके बाद फिर बात करते हैं शिवानंद आश्रम की। दोस्तों शिवानंद आश्रम जो है हमारा वो मुनि की रेती के आसपास टिहरी में ही स्थित है। फिर इसके बाद जो हमारा भुवनेश्वरी महिला आश्रम टिहरी, जब हमने कल उत्तरकाशी पढ़ा था तो उसमें भी मैंने लगभग इस चीज़ के बारे में आपको बताया था। और आज मैं बता रहा हूँ कि जो भुवनेश्वरी महिला आश्रम है दोस्तों, ये हमारी अंजलि सैण कहाँ पर है, टिहरी वाले क्षेत्र में है। इसकी जो स्थापना होती है दोस्तों ये 1977 में होती है।
ठीक हो गया। और इसकी जो स्थापना करी थी दोस्तों, उसका श्रेय किसको जाता है? हमारा स्वामी मनमंथन को जाता है। किसको जाता है? हमारा स्वामी मनमंथन को, जिनने क्या करा था? हमारा चंद्रबदनी मंदिर पे 1969 में जो पशुबलि प्रथा थी उसको खत्म करने का जिनको श्रेय जाता था, वही मनमंथन है जिन्हें क्या करी थी? हमारे टिहरी के अंजलि सैण में भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना करी थी। ठीक हो गया। फिर उसके बाद बात करते हैं टिहरी जनपद के ऊर्जा और संसाधनों के बारे में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कोटली भेल परियोजना की। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा कोटली भेल परियोजना है दोस्तों, ये गंगा नदी पर है और ये 100 मेगावाट की परियोजना है। ठीक हो गया। उसके बाद फिर बात करेंगे दोस्तों हमारा लंगरासू व झालाकोटी जो हमारी परियोजना है उसके बारे में। ये दोस्तों टिहरी गढ़वाल में एक परियोजना है। फिर बात करेंगे कोटेश्वर बांध परियोजना की। तो दोस्तों ये भागीरथी नदी पर है। ठीक हो गया। कोटेश्वर बांध हमारे कहाँ पर है? ये भागीरथी नदी पर है और 400 मेगावाट की ये क्या है? एक परियोजना है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद बात करते हैं भिलंगना परियोजना की। तो दोस्तों जो हमारी भिलंगना परियोजना है ये हमारी कितने मेगावाट की है? 23 मेगावाट की है। ठीक हो गया। अच्छा, 23 मेगावाट की है और ये हमारे कहाँ पर है? टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। फिर बात करते हैं दोस्तों टिहरी बांध परियोजना की। अच्छा, अब टिहरी बांध परियोजना एक बड़ी प्रोजेक्ट है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, जो हमारा टिहरी बांध परियोजना है दोस्तों, तो टिहरी हाइड्रो यानी कि THDC ने इसकी स्थापना करी थी। तो टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और अगर इसकी स्थापना की बात करेंगे तो दोस्तों 12 जुलाई 1988 को THDC की स्थापना होती है और फरवरी 1989 को THDC ने टिहरी जल परियोजना को कार्यभार संभाला था। ठीक हो गया। और THDC कहने का मतलब है इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी भागीरथीपुरम की अगर स्थापना की बात करेंगे तो दोस्तों ये 2011 में हुई थी। कब हुई थी? 2011 में। अच्छा, मैंने क्या कहा? THDC में जो हमारी इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भागीरथीपुरम की स्थापना के नाम में कब हुई है? ये 2011 में हुई है। ठीक हो गया। अच्छा, टिहरी बांध बनाने या फिर स्वीकृति की जो योजना आयोग था उसके द्वारा कब दी गई थी इसको? तो दोस्तों 1972 में इसको स्वीकृति या फिर योजना आयोग द्वारा इसको बनाने के लिए क्या कराया गया था? अनुबंध कर दिया गया था। कब? 1972 में। अच्छा, 1972 में उसका भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम जहाँ पर था, वहाँ यानी पुराना टिहरी जो शहर था वहाँ पर बनाने की इसकी क्या करी गई थी? मांग करी गई थी। और टिहरी बांध एशिया का सबसे ऊंचा बांध है दोस्तों और दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा बांध है। जिस बांध की जो ऊंचाई है दोस्तों वो 260.5 मीटर की इसकी क्या है? हाइट है। ठीक हो गया। अब उसके बाद फिर बात करते हैं टिहरी बांध का कार्य 1978 से उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग के द्वारा प्रारंभ किया गया। कब से करा गया? 1978 में सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश में जो सिंचाई विभाग थी उसने इसका कार्य क्या करा था दोस्तों? शुरू किया हुआ था। ठीक हो गया। उसके बाद अगर बात करेंगे तो टिहरी परियोजना को राष्ट्रीय गांव की संज्ञा भी दी गई और टिहरी बांध 2400 मेगावाट का, ये आप लोगों को पता होगा। ठीक होगा। 2400 मेगावाट के हैं जिसमें 2 फेज इसके हज़ार के हैं और जो एक फेज है दोस्तों इसका वो 400 मेगावाट का, जिसको हम क्या कहते हैं? कोटेश्वर बांध कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कोटेश्वर बांध। ठीक हो गया। कोटेश्वर बांध हमारा 400 मेगावाट का है, बाकी के जो 2 फेज हैं वो हज़ार मेगावाट के हैं। फिर उसके बाद बात करेंगे अगर दोस्तों, तो इसमें जो टिहरी बांध जो जलाशय है दोस्तों हमारे 42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? 42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। इसे ही स्वामी रामतीर्थ सागर के नाम से भी जाना जाता है। मैंने कहा था कि 1906 में उनके देह त्यागने के कारण इसका नाम स्वामी रामतीर्थ सागर पड़ा था। ठीक हो गया। अच्छा, टिहरी बांध का प्रथम चरण 1000 मेगावाट का 30 जुलाई 2006 को हमारा शुरू कर दिया था। कब करा गया था हमारा दोस्तों? 30 जुलाई 2006 को इसको क्या कर दिया हमारा? चालू कर दिया गया था। फेज़ 1 इनकी 1000 जो हमारे वहाँ पे क्या थी? मेगावाट की जो परियोजना थी उसको हमने चालू कर दिया था, जिससे राज्य को रॉयल्टी के रूप में दोस्तों हमारा 12% जो बिजली है वो भी मुफ्त मिलती है। आप लोगों को ये भी पता होगा। और ये क्वेश्चन इससे पहले ये आप लोगों के परीक्षा में पूछ भी दिया गया है कि उत्तराखंड को टिहरी THDC से कितने परसेंट रॉयल्टी के रूप में बिजली मुफ्त मिलती है? तो दोस्तों ये कितनी मिलती है? हमारी 12% जो हमारी बिजली है वो उत्तराखंड को क्या मिलती है? मुफ्त में मिलती है। ठीक हो गया। अच्छा, टिहरी बांध का डिजाइन किसने दिया था? तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पहले पूछा गया है। जेम्स ब्रून के द्वारा हमारे टिहरी बांध की क्या दी गई थी? जो टिहरी बांध है उसका डिज़ाइन दिया गया था। ठीक हो गया। अच्छा, पहले जो ये परियोजना थी दोस्तों ये लगभग 600 ही मेगावाट की थी, लेकिन 1986 में दोस्तों, कब? 1986 में जो हमारे रूस के जो हमारे रूस के साथ जो संधि होती है तो उसके बाद जो टिहरी बांध जो निर्माण का कार्य होता है दोस्तों उसके जो मेगावाट थी उसको फिर बढ़ाया जाता है। उसकी जो क्षमता थी उस क्षमता को बढ़ाया जाता है। तो उसके जब क्षमता को बढ़ाया गया दोस्तों तो कितना करा गया इसको लगभग 2400 मेगावाट किया गया। कितना किया गया? 2400 मेगावाट किया गया। ठीक हो गया। अच्छा, 2400 मेगावाट जब इसको किया गया 1986 में, जब बांध बांध के लिए जब मिखाइल जो गोरवच्चा थे हमारे
जो हमारे रशिया के जो राष्ट्रपति थे उनके साथ जब संधि हुई थी, तो उसके बाद 2400 मेगावाट में इसको स्वीकृत कर दिया गया था। और टिहरी बांध के विरोध में सर्वप्रथम इसके बाद आवाज़ उठा दी गई थी दोस्तों। ठीक हो गया। अच्छा, बांध विरोध का निर्माण सबसे पहले समझौता कब हुआ था? तो दोस्तों ये 1986 के आसपास में लगभग बांध का वो चल गया था, कार्य शुरू हो गया था। लेकिन उसी बीच क्या कर दिया कि जो हमारी टिहरी बांध के लिए प्रथम जो आवाज़ उठाई, तो राजमाता कमलेंदुमती शाह ने इसके लिए आवाज़ उठा दी और भी इसका विरोध कर दिया गया। और हमारा दोस्तों 1979 ईस्वी में वीरेंद्र सकलानी ने बांध विरोध में सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका को दायर कर दिया था। उसके बाद अगर बात करेंगे तो 1978 में टिहरी बांध विरोध समिति बनी, जिसके अध्यक्ष हमारे विद्यासागर नौटियाल जी को बनाया गया। किसको बनाया गया दोस्तों? ये हमारे विद्यासागर नौटियाल जी को क्या बना दिया गया? टिहरी बांध विरोधी के संघ के जो अध्यक्ष के रूप में उनको नियुक्त कर दिया गया। और 1991 में दोस्तों जो हमारे बांध विरोधी समिति का जो नेतृत्व किया वो सुंदरलाल बहुगुणा जी ने किया। और यहाँ धरना देकर 76 दिनों तक, यानी कि कितने दिनों तक? 76 दिनों का जो बांध विरोध का जो निर्माण कार्य था उसको रोक लगवा दी। किसके द्वारा? सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। ये क्वेश्चन बन गया है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा टिहरी बांध को 76 दिनों तक बनने से रोक लगाई गई, निर्माण कार्य को रोक लगाई गई थी? तो ये सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा लगाए थे। इनको पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा के नाम से भी आपको जाना जाता है, क्योंकि जो हमारी मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा थी वो टिहरी बांध के बीचों बीच से निकल रही थी, तो इसी के कारण सुंदरलाल बहुगुणा और जो हमारे कमलेंदुमती साथी, इनके ही संबंध में वहाँ पर दोस्तों ये बांध विरोधी समिति का गठन किया गया था। ठीक हो गया। अच्छा, फिर बात करते हैं उसके बाद टिहरी जनपद के शिक्षा, साहित्य और समाचार पत्रों के बारे में। तो देखिए दोस्तों, जो हमारे टिहरी जनपद है, टिहरी जनपद में शिक्षा, साहित्य और सामाजिक में अगर सत्यवीर, अगर जो हमारा समाचार पत्र था दोस्तों, तो सत्यवीर हमारा टिहरी से निकलता है। और जो कर्मयुग हो गया, आजकल यानी कि उत्तराखंड आजकल और हिमाद्री गौरव समाचार पत्र का जो संपादन होता है दोस्तों, ये भी हमारे सब कहाँ से होते हैं? टिहरी गढ़वाल जनपद से होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उत्तराखंड में वृक्ष मानव के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों देखिए, विश्वेश्वर दत्त सकलानी को जाना। अच्छा, मैंने एक चीज़ और, एक दिन जो करंट अफेयर की क्लास हुई थी हमारी, उस करंट अफेयर की क्लास में मैंने बोला भी था कि हमारा वृक्ष पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो हमारा किसे जाना जाता था? मलड़ा जी को हमारे किसके नाम से जाना जाता है? हमारा वृक्ष पुरुष के नाम से जाना जाता है। और विश्वेश्वर दत्त सकलानी को हमारे वृक्ष मानव के नाम से जाना जाता है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद बात करेंगे आधुनिक किसान आंदोलन आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? अच्छा, जो आधुनिक किसान आंदोलन है उसका जनक किसे कहा जाता है? तो गोपाल सिंह राणा को हमारे आधुनिक किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है, जो हमारे कहाँ के निवासी हैं? ये हमारे टिहरी गढ़वाल जनपद के निवासी हैं। ठीक हो गया। अच्छा, फिर बात करते हैं उसके बाद पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में। तो दोस्तों जो हमारे पर्यावरणविद हैं सुंदरलाल बहुगुणा जी, बांध विरोधी जो समिति थी उसके भी ये सदस्य रहे हुए थे। टिहरी के मरोड़ा गाँव में दोस्तों इनका निवास स्थान था। अब उसके बाद बात करेंगे लीलाधर जगूड़ी की। तो दोस्तों लीलाधर जगूड़ी का जन्म 1944 में टिहरी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1944 में कहाँ पर हुआ था? टिहरी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ था। 1997 में लीलाधर जगूड़ी को अनुभव के आकाश में चाँद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अच्छा दोस्तों, साहित्य अकादमी कब दिया गया इनको? इनको 1997 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और अनुभव के आकाश में चाँद के लिए क्या दिया गया इनको? साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक हो गया। और उसके बाद दोस्तों 2018 में इनको जितने लोग उतने प्रेम के लिए व्यास सम्मान भी दिया गया, तो जो 28वां व्यास सम्मान था। ठीक हो गया। 28वां व्यास सम्मान था। उसके लिए कौन सी रचना के लिए दिया गया दोस्तों? जितने लोग उतने प्रेम के लिए, यानी कि कब दिया गया इनको व्यास सम्मान? 2018 में दिया गया। ठीक हो गया। उसके बाद फिर बात करते हैं हम बीरेन डंगवाल जी के बारे में। तो देखिए दोस्तों, जो हमारे बीरेन डंगवाल जी हैं, तो दोस्तों बीरेन डंगवाल जी का जन्म हमारा 1947 में कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल में होता है। इनके दोस्तों दुष्ट चक्र की सृष्टा के लिए 2004 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। अच्छा, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया? बीरेन डंगवाल को 2004 में दिया गया। और दुष्ट चक्र की सृष्टा के लिए इनको क्या दिया गया दोस्तों? साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हरिकृष्ण रतोड़ी जी की। तो दोस्तों जो हमारी हरिकृष्ण रतोड़ी जी हैं, इनका जन्म दोस्तों 1908 में महाराजा कीर्ति शाह के वजीर भी ये रह चुके हैं और नरेंद्र शाह के सलाहकार भी ये रह चुके हैं। ठीक हो गया। अच्छा, हरिकृष्ण रतोड़ी ने 1910 में गढ़वाल का इतिहास लिखा, जो 1928 में प्रकाशित हुआ। अच्छा, गढ़वाल का इतिहास किसने लिखा दोस्तों? ये हमारे हरिकृष्ण रतोड़ी ने लिखा। कब लिखा? तो ये 1910 में लिखा दोस्तों। और ये प्रकाशित कब हुआ? तो दोस्तों ये प्रकाशित 1928 में हुआ।
ठीक हो गया। उसके बाद बात करते हैं तारादत्त गैरोला के बारे में। तो तारादत्त गैरोला का जन्म हमारा 1875 में हमारे कहाँ पर होता है दोस्तों, ये भी टिहरी में इनका जन्म होता है। और इन्होंने 1901 में हितकारिणी सभा की स्थापना करी। अच्छा, कब करी? 1901 में हितकारिणी सभा की स्थापना तारादत्त गैरोला के द्वारा करी गई। और कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन हल्द्वानी में 1918 में इनकी द्वारा ही उसमें अध्यक्षता भी करी गई, 1918 में। ठीक हो गया दोस्तों। 1918 में क्या करी गई दोस्तों, हल्द्वानी में कुमाऊं परिषद का दूसरा, पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था हमारा, अल्मोड़ा में हुआ था, जयदत्त जोशी की अध्यक्षता में करा गया। और दूसरा जो अधिवेशन था दोस्तों हमारा हल्द्वानी में करा गया 1918 में, और तारादत्त गैरोला के अध्यक्ष में ये हमारा संपन्न हुआ था। ठीक हो गया। फिर बात करेंगे, इनको राय बहादुर की जो उपाधि है वो दी गई 1917 में। ठीक हो गया। जो हमारे तारादत्त गैरोला थे, इनको अगर राय बहादुर की उपाधि कब दी गई अगर बात करेंगे तो 1917 में दी गई। और इन्होंने ही शेरमन ओकले के साथ मिलकर हिमालय फोकलर नामक पुस्तक की भी रचना करी थी। कब करी थी दोस्तों ये? तो ये 1905 में करी थी। ठीक हो गया। कब करी थी? 1905 में। किसके साथ मिलकर करी थी दोस्तों? तो हिमालय फोकलर की जो पुस्तक की जो रचना करी थी शेरमन ओकले के साथ मिलकर तारादत्त गैरोला ने इसकी क्या करी थी? रचना करी थी। ठीक हो गया। उसके बाद बात करेंगे सेलेक्टेड लैंड रेवेन्यू डिसीजन ऑफ कुमाऊं पुस्तक के जो लेखक हैं वो भी हमारे कौन है? तारादत्त गैरोला है। कौन सी होगी दोस्तों? सेलेक्टेड लैंड्स रेवेन्यू डिसीजन ऑफ कुमाऊं पुस्तक के जो लेखक हैं वो भी हमारे कौन है? तारादत्त गैरोला है। फिर बात करेंगे कमलेंदुमती शाह जी के बारे में। तो दोस्तों जो हमारे कमलेंदुमती शाह हैं, इनका जो जन्म है दोस्तों, इनका जन्म भी टिहरी गढ़वाल में हुआ है। और इनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 1958 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। और दोस्तों जो हमारे कमलेंदुमती शाह है, इनको जीवन ज्योति नामक कविता संग्रह यानी कि माई इम्प्रेस ऑफ अमेरिका पुस्तक के लिए कमलेंदुमती शाह द्वारा यही लिखा गया है। ठीक हो गया। माई इम्प्रेशन इन अमेरिका जो पुस्तक है दोस्तों वो भी हमारा किसके द्वारा लिखा गया? कमलेंदुमती शाह के द्वारा लिखा गया। और जीवन ज्योति जो कविता संग्रह है वो भी हमारा किसके द्वारा करा गया है? कमलेंदुमती शाह के द्वारा किया गया। अच्छा, इनको पद्म भूषण कब मिला? तो इनको पद्म भूषण हमारा 1958 ईस्वी में मिला था। ठीक हो गया। फिर उसके बाद बात करते हैं श्रीदेव सुमन जी के बारे में। तो देखिए दोस्तों, श्रीदेव सुमन जी का जो जन्म होता है वो हमारा 25 मई 1916 को होता है। कब होता है दोस्तों? 25 मई 1916 को टिहरी के जौल गांव में इनका जन्म होता है। और इनका बचपन में इनको लोग श्रीदत्त बडौनी के नाम से भी जानते थे। और श्रीदेव सुमन के पिता का नाम हरिराम बडौनी और माता का नाम तारा देवी भी था। ठीक हो गया। अच्छा, पत्नी इनकी कौन सी दोस्तों? पत्नी इनकी विनय लक्ष्मी हो गई। अगर बात करेंगे तो 1937 में दोस्तों इन्होंने सुमन सौरभ नाम की कविताएं प्रकाश करी। और 23 जनवरी 1939 को देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना भी श्रीदेव सुमन की भूमिका ही उसमें रही है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि देहरादून में जो हमारे टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना है वो 23 जनवरी 1939 को करी गई थी। और किसके द्वारा करी गई दोस्तों? तो ये हमारा श्रीदेव सुमन के द्वारा ही करी गई थी। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद बात करेंगे, इनका एक नारा भी था दोस्तों। इनने कहा था कि तुम मुझे तोड़ सकते हो मोड़ नहीं सकते। ये कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन भी हमारा श्रीदेव सुमन का है। अच्छा, श्रीदेव सुमन ने टिहरी राज्य के जो कुशासन से मुक्त करने के लिए इन्होंने 3 मई 1944 को आमरण अनशन शुरू किया था। अच्छा दोस्तों, कब किया था? ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो 3 मई 1944 को दोस्तों इन्होंने आमरण जो अनशन था उसको शुरू किया। और उसके बाद दोस्तों 25 जुलाई 1944 तक इन्होंने क्या करा? उस आंदोलन, उस भूख हड़ताल को, उस अनशन को इन्हें चालू रखा। कुल मिला के यानी कि 84 दिनों के भूख हड़ताल के बाद इनकी क्या होगी दोस्तों? मृत्यु हो गई। ये शहीद हो गए। इसीलिए दोस्तों 25 जुलाई को, प्रतिवर्ष 25 जुलाई को हमारा सुमन सौरभ दिवस मनाया जाता है। ठीक हो गया। तो इसीलिए क्या करा जाता है? हमारा श्रीदेव सुमन जो है वो जो दिवस मनाया जाता है वो 25 जुलाई 1946 से मनाया जाने लगा। 44 में इनकी मृत्यु हुई और 46 से ये दिवस मनाया जाने लगा। 1946 से ये दिवस मनाया जाने लगा। कब? 25 जुलाई को। ठीक हो गया। अब उसके बाद फिर बात करेंगे हम वीर गबर सिंह नेगी जी के बारे में। तो दोस्तों जो हमारे प्रथम विश्व युद्ध के समय 1915 में चंबा के गबर सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस मिला था। ठीक हो गया। अब उस दूसरे जो हमारे थे वो कौन थे हम दोस्तों? हमारे पहले तो हमारे कौन थे? गबर सिंह नेगी थे। दूसरे हमारे दरबान सिंह नेगी। पहले हमारे दरबान सिंह नेगी थे जो हमारे चमोली के हैं। अच्छा, इनको कब मिला था? इनको 1914 में मिला था। अगर बात करेंगे हम वीर गबर सिंह नेगी की तो इनको कब मिला था दोस्तों? हमारे 1915 में मिला था। ठीक हो गया, विक्टोरिया क्रॉस। अगर ठीक है, जो हमारे प्रथम विश्व युद्ध के समय 1915 में चंबा के गबर सिंह नेगी को क्या मिला दोस्तों? हमारे विक्टोरिया क्रॉस मिला। और गबर सिंह को प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस के न्यू सैपल में ये क्या दोस्तों हमारे ये तैनात थे वहाँ पर। और जो हमारे गबर सिंह थे दोस्तों ये हमारे 39वीं गढ़वाल राइफल्स की दूसरी बटालियन यानी कि 2/39 गढ़वाली राइफल्स बटालियन के क्या थे ये सैनिक थे दोस्तों वहाँ पर। और गबर सिंह स्मारक चंबा टिहरी में बसा हुआ दोस्तों हमारा, और जो जिसकी स्थापना 1925 के आसपास में करी गई थी। ठीक हो गया।
जो हमारा गबर सिंह जो स्मारक है चंबा में, उनकी स्मृति बनाई गई है और 1925 में जिसका क्या किया गया, निर्माण किया गया। फिर बात करेंगे हम इंद्रमणि बडौनी जी के बारे में। तो उत्तराखंड के गांधी के नाम से भी किसको जाना जाता था दोस्तों, हमारे इंद्रमणि बडौनी को जाना जाता है। आगामी जो हमारे कुछ समय पहले उत्तराखंड पुलिस का जो एग्जाम है उसमें भी ये क्वेश्चन दिया गया था, उत्तराखंड के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो इंद्रमणि बडौनी जी को हमारे क्या जाना जाता है दोस्तों, उत्तराखंड की गांधी के नाम से जाना जाता है। अच्छा दोस्तों, जो हमारा खतलिंग ग्लेशियर है, खतलिंग ग्लेशियर की खोज करने का जो श्रेय जाता है वो भी हमारा इंद्रमणि बडौनी और किसको जाता है, दूसरा हमारा सुरेंद्र सिंह पांगती जी को जाता है। थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था। उसके बाद देखिए दोस्तों, बडौनी जी का जो जन्म है दोस्तों वो हमारे 24 दिसंबर 1924 को होता है। ठीक हो गया। कब होता है, 24 दिसंबर 1924 को हमारे टिहरी में होता है। टिहरी के जो जखोली ग्राम है दोस्तों उसमें होता है। और जो इंद्रमणि बडौनी है दोस्तों, ये केदार नृत्य के कुशल नृतक भी इनको कहा गया। और लोक संस्कृति दिवस यानी कि जो हमारे इंद्रमणि बडौनी है इनके याद में दोस्तों 24 दिसंबर को हमारे क्या करा जाता है, लोक संस्कृति दिवस मनाया जाता है। और इंद्रमणि बडौनी जी के जन्म स्मृति पर ही ये क्या मनाया दिया है दोस्तों, मनाया जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, मैंने बताया था खतलिंग ग्लेशियर की खोज करने का श्रेय भी किसको जाता है, हमारा इंद्रमणि बडौनी जी को जाता है। ठीक हो गया। अब उसके बाद फिर बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। तो देखिए दोस्तों, प्रतापनगर का पुराना नाम क्या था, तो दोस्तों प्रतापनगर की स्थापना किसने करी थी, प्रताप शाह ने करी थी। ठीक हो गया। अच्छा, प्रतापनगर का पुराना नाम क्या था, हमारा डांगधार इसका क्या था, पुराना नाम था। फिर बात करेंगे टिहरी में महिला संपत्ति अधिकार संबंधित प्रथा। अच्छा, टिहरी में जो महिलाओं से संबंधित जो अधिकार, जो से संबंधित जो संपत्ति की जो अधिकार था उस प्रथा को क्या कहा जाता था, तो उसको ज्वाड़ प्रथा कहा जाता था दोस्तों। और टिहरी वाले क्षेत्र में दोस्तों अगर लड़का पैदा हो गया तो उसको मामा के घर ले जाने की जो प्रथा थी उसको क्या कहा जाता था, उसको सल्टवाड़ा प्रथा कहा जाता था। ठीक हो गया। अच्छा, गंगपरिया बोली कहाँ पर बोली जाती है, तो दोस्तों ये टिहरी गढ़वाल जनपद पर बोली जाती है गंगपरिया बोली। फिर बात करेंगे टिहरी गढ़वाल पर बनी फिल्म याद आली कब की है, तो दोस्तों देखिए टिहरी गढ़वाल में बनी फिल्म याद आली क्यों है, क्योंकि इसके डैम में विलीन हो गया 2005 में। उसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो पहले की ही प्राकृतिक दृश्यों से संबंधित होंगी, अब वो चीज़ें नहीं रही, तो इसीलिए यहाँ पर क्या बनाई गई, एक याद आली फिल्म बनाई गई जो हमारी कब की है, 2010 की है। फिर अगर बात करेंगे उत्तराखंड का चेरापूंजी किसे कहा जाता है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी था, उत्तराखंड का चेरापूंजी हमारा नरेंद्र नगर को कहा जाता है। लगभग 316 यानी कि 318 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पर वर्षा भी होती है। उत्तराखंड का चेरापूंजी किसको कहा जाता है दोस्तों, हमारा नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल को कहा जाता है। फिर बात करेंगे टिहरी में प्रथम कृषि बैंक की स्थापना किसने करी। अच्छा दोस्तों, किसने करी थी, ये हमारे नरेंद्र शाह ने करी। अच्छा, कब करी गई, 1920 में करी गई। ठीक हो गया। अच्छा, टिहरी में प्रथम कृषि बैंक की स्थापना कब करी गई दोस्तों, 1920 में करी गई। किसके द्वारा करी गई, हमारी ये नरेंद्र शाह के द्वारा करी गई। तो दोस्तों जो हमारे टिहरी गढ़वाल जो जनपद था, टिहरी गढ़वाल जनपद से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हमने आपके साथ डिस्कस किया। यदि अगर आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आया हुआ हो तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पहली बार यदि अगर आप लोग कोई चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक और कमेंट आप लोग जरूर करें। तो दोस्तों आज हमने लगभग टिहरी को भी ख़त्म कर दिया है। आने वाले 10 से 12 दिनों में हम लगभग 13 के 13 जनपद जो हैं ये हम ख़त्म कर देंगे। और मई माह का जो करंट अफेयर है दोस्तों वो कल शाम तक हम लोग फिर से अपडेट करने की कोशिश करेंगे, उसको अपलोड कर देंगे। क्योंकि अभी जो हमारे सचिवालय रक्षक गार्ड के जो अभ्यर्थी हैं लगभग 21 मई को उनका पेपर निर्धारित हो चुका है। तो 15 तारीख तक की जो हमारी 1 मई से 15 मई तक की जो हमारी करंट अफेयर हैं हम उसको भी कराने का प्रयास करेंगे और कल शाम तक आपको करंट अफेयर भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप अधिक से अधिक लोग हमारे सीरीज़ के साथ जुड़िए। और इनकी अलग से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर संकल्प स्टडी पॉइंट की, तो आप लोग चैनल पर विजिट करें। प्लेलिस्ट से सारे ही जितने हमारे चाहे करंट अफेयर के हों, फिर जनपद सीरीज हों, इंडियन पॉलिटी से हों या फिर ज्योग्राफी, जितने संबंधित वीडियो हैं आप लोग एक बार ज़रूर देखें, अनुभव ज़रूर साझा करें और अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।